हेलो एवरीवन। जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के सेशन 3 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने दो और सेशन कंप्लीट किया है जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। पर यहाँ से हमारा जो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है इसका जर्नी शुरू होता है। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का बिल्कुल स्क्रैच से मतलब इंट्रो से लेकर के चीज़ें को धीरे 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 आगे करके आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने पहले के दो वीडियोस को नहीं देखा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों उन दोनों वीडियो को देखिए ताकि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एपीआई को लेकर के या जैंगो फ्रेमवर्क को लेकर के जैंगो को लेकर के वो चीजें क्लियर हो जाए। इसमें हमने काफी डिटेल में जैंगो जैंगो के कंपैरिजन एंड ऑल ये सारी चीजों को कवर किया। हालांकि अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप कर रहे हैं तो मैं एक ओवरव्यू जरूर दूंगा आपको आगे जा करके कि हमने क्या क्या चीजें किया है कवर। लेकिन उनको डिटेल में जानने के लिए आप पहले दो वीडियो को देखिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक फ्रेंड है, अभी उनको काफी साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं वो। उन्होंने काफी सारे फ्रेमवर्क पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम किया है। लेकिन जब उनको किसी सर्टेन टाइप का प्रोजेक्ट आता है तब तो वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कस्टमाइजेशन आता है या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, न्यू चीजें ऐड करनी है या फिर कोर में जाकर के चीजों को चेंज करना है, वहां पे वो चीजें नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये चीज हम मेरे साथ शेयर की और हमने काफी ज्यादा इस पे डिस्कशन किया। और जो हमें पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा था, तो वो इसलिए हो रहा था कि उन्होंने काफी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम तो किया है, अलग अलग मॉड्यूल्स को पैकेजेस को यूज भी किया है। लेकिन वो सिर्फ एक सर्टेन टाइप के प्रोजेक्ट पे ही काम करते आए हैं। उनको उसी तरह की चीजों का मॉड्यूल का इस्तेमाल करना, यूज करना पता है। लेकिन उनको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कोर कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि अभी जब हमारे पास जैंगो है तो फिर हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्यों यूज करें। अगर हम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास मल्टीपल व्यूज हैं। आगे जाकर के हम देखेंगे मल्टीपल व्यूज है, क्लास बेस्ड व्यू है, फंक्शन बेस्ड व्यूज है, जेनरिक व्यू है। उसके बाद ये सारी चीजें जब अवेलेबल है तो हम इसमें से कौन सा व्यू यूज करें। ऐसा ही हमारे सीरियलाइजर में भी है कि हमारे पास मल्टीपल सीरियलाइजर है, तो हम उसमें से कौन सी चीजें यूज करें। तो ये सारी चीजें जो कोर में, इन्हें जानने के लिए इनको टाइम देना पड़ता है। इसलिए अगर आपने पिछले दो वीडियो के जो हमारा सेशन देखा रहेगा वो काफी लंबा है, लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है। तो क्या होता है कि जब हम चीजों को हाई लेवल पे डिस्कस करते हैं या फिर एक दो चीजें यूज कर रहे हैं बिना ये जाने कि उसका एक्चुअल में यूज क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, बिना चीज जाने ये सब चीजों का अगर हम यूज करते हैं तो फिर चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। लाइक मैं 15-20 मिनट में आपको क्विकली चीजें समझा सकता हूँ और आपको शायद समझ में भी आ जाए हाई लेवल पे, लेकिन आगे जाके जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डीप नॉलेज पता होना चाहिए, आपको कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी फ्रेमवर्क में किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। इसलिए हमारा जो ये प्लेलिस्ट है, मेरा पूरा फोकस है कि हम डिटेल में हर एक चीज को क्लियर करें। ठीक है, अगर आपका गोल है कि हाँ मैं चीजों को एक्चुअल में सीरियसली सीखना चाहता हूँ तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी की चीजें सही नहीं होती। ठीक है, और ना लॉन्ग टर्म पे तो चीजों को टाइम देना ही पड़ता है अगर आपको उस पर अपना करियर बनाना है या फिर वहां से आपको अच्छा अर्निंग करना है या किसी कोई भी आपका गोल हो, टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मुझे जस्ट एक चीज थी जो मुझे शेयर करना था स्टार्ट करने से पहले। अब हम क्या करेंगे, हम क्विकली आपको लेकर के चलते हैं इस हमारे स्क्रीन पे, जिसमें हमने ये मेंशन किया है कि हम सेशन 1 में क्या क्या चीजें कवर किए थे और सेशन 2 में क्या क्या कवर किए हैं। 1 में क्या किया था, हमने जैंगो जैंगो ओवरव्यू वगैरह देखा था, एपीआई देखा था, टाइप्स ऑफ एपीआई देखा था। अगेन बहुत सारे लोगों को टाइप्स ऑफ एपीआई भी नहीं पता होता। क्या ऐसे में क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं लेकिन जब उसमें कुछ चेंज करना रहता है तो उन्हें समझ नहीं आता। यहीं पे एक कोर कॉन्सेप्ट का फंडा आ जाता है जो लोगों को नहीं पता होता। इसके अलावा हमने कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई देखा, हमने जैंगो एप्लीकेशन क्रिएट किया, हमने काफी डिटेल में सेटिंग्स डॉट पीवाई और मैनेज डॉट पीवाई को डिस्कस किया, एक एक लाइन एक एक कोड को हमने डिस्कस किया कि क्या एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों है, चीजें कहाँ से कहाँ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने जैंगो का एक आर्किटेक्चर देखा, एमवीटी आर्किटेक्चर। फिर अगर हम सेशन 2 की बात करें उसमें हमने डेटाबेस मॉडल को काफी डिटेल में समझा, उसको यूज किया। माइग्रेशन जो फाइल है उसमें चीजें जो जनरेट होती है हमारे कमांड से,
उसके अंदर जो कोड लिखा है उसमें क्या हो रही है, वो सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा। कौन कौन सी डेटाबेस है जो जैंगो सपोर्ट करता है, जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आता है SQL लाइट, उस पे हमने बात की। सुपर यूज़र, इसके अलावा जो हम जो रिस्पॉन्स भेजते हैं या फिर हमें जो रिक्वेस्ट आती है यूज़र से, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। HTTP रिस्पॉन्स और जेसन रिस्पॉन्स कब यूज़ करना है, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो चीज़ें थी ये सब जैंगो के ऊपर, एपीआई के ऊपर सभी सब बेस्ड थी। अब यहाँ से आज की जो सेशन है हमारा, यहाँ से हमारा जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क शुरू होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे भी आ रहे हो तो जो ये चीज़ें अगर बीच बीच में जहाँ पे आएगी ये सब चीज़ें मैं थोड़ा एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सको। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्विकली चलते हैं अपने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन में। और यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊं कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जैंगो में हम एप्लीकेशन एपीआई बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम क्या क्या होता है, सीरियलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम भेजते हैं ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को हमने सेशन 2 में देखा है प्रैक्टिकली करके। इसके अलावा जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जब हम यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है। हमें ब्राउजेबल एपीआई खुद ही जनरेट करके रेस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा मिलता है, जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो ऑथेंटिकेशन और परमिशन वाला जो मॉड्यूल है, इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जैंगो प्रोजेक्ट के साथ। इसके अलावा जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये एपीआई को काफी फ्लेक्सिबल और इजी बनाता है हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, कल को चल के अगर हमें कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स या पैकेज यूज करना है, उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से। यही चीजें हम जैंगो में कर सकते, क्या हम जैंगो में नहीं कर सकते, हम जैंगो में भी कर सकते हैं, लेकिन चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चीजों को हैंडल करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन हम फ्रेमवर्क जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये चीजें बहुत ईजिली हो जाती है। ओके, तो ये सब रीजन है फ्रेम जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करने का। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सेटअप और शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे सेशन 2 में जो हमने काम किया था, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता। इसमें हमने क्या किया था, हमने एक मूवी लवर करके एक प्रोजेक्ट बनाया। इसके अंदर हमने मूवी अंडरस्कोर ऐप करके एक ऐप बनाया है। ठीक है, मूवी लवर जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये ऐप है। इस ऐप के अंदर और यहाँ पे जो हमने मॉडल बनाया है, इसके लिए हमने व्यूज भी बनाया है। अगर मैं आपको पाइथन के, सॉरी, इस प्रोजेक्ट के ऐप में लेके जाऊँ, ये देखिए व्यूज, हमारा दो व्यू हमने बनाया था। एक है गेट मूवीज, दूसरा है मूवी डिटेल्स। गेट मूवी क्या करता है, हमें सारी मूवी का डिटेल्स ला के देता है, और ये हमारे स्पेसिफिक मूवी का डिटेल ला के देता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, अगर ये सब आप अगर सेशन 2 में नहीं देखे हो तो इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम इसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं ये नया प्रोजेक्ट क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिना किसी कंफ्यूजन के स्क्रैच से समझ में आए, और आपको पता चले कि जैंगो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारी फंक्शनलिटी सारी चीजों को सेम रखूंगा और ये कोड स्क्रैच से करूंगा। आप चाहो तो सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो भी चेंजेस मैं रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए करूंगा वो आपको मैं बताऊंगा। पर अगर आप इस मेरे साथ चीजें करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए इसलिए ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लग सकता है, पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यूज हमने दो क्रिएट किया है। इसके बाद हमारा एक urls.py जिसको हमने सेटअप किया है अपने ऐप के लिए, और जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा ये व्यू जो है ये रन हो जाता है। ये प्योर जैंगो प्रोजेक्ट है। अभी तक हमने इस पे जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंटीग्रेट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए। अब हम इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ओ कोड के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। सॉरी, DRF करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर में मैं एक नया VS कोड ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ होगा। ठीक है, अगेन जैसे कि हमने ये पार्ट 1 में, सेशन 1 में डिस्कशन किया है कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये दूसरी टीम के द्वारा बनाई गई है। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरह यूज होता है जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर।
इसीलिए हमें इसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है और हमें इसे ऐप जहाँ पे हम अपने ऐप को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई में, वहाँ पे कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो यह हमारा पूरा फोल्डर खाली है। यहाँ पे मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को सॉरी अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ये हमने सेशन 1 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ये एक्टिवेट हो चुका है और इसमें ऑलरेडी जैंगो वगैरह इंस्टॉल्ड है क्योंकि हमने सेशन 1 में किया था, इसीलिए हमें वापस से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने DRF वाले फोल्डर में जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या क्या करूँगा, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम मैं सेम रख रहा हूँ, मूवी लवर। बस इसको मैं सिर्फ DRF कर देता हूँ नाम में ताकि आपको समझ में आए कि हम DRF के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगेन ये जैंगो एडमिन जो ये जो कमांड है इस ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, मैनेज डॉट पी वाई में ये कैसे है, सॉरी इसका जो फ्लो रहता है ये कैसे जाता है प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब कुछ हमने सेशन 1 और 2 में डिस्कस किया है। तो ये देखिए अभी हमारा ये एक प्रोजेक्ट बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपना एक ऐप बना लेंगे। ऐप बनाने के लिए भी अगेन हमारा जो कमांड है वो सिमिलर ही है, बस यहाँ पे हम स्टार्ट ऐप कर देंगे। ये सब आई थिंक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। अ, अगर आप जैंगो सीख करके यहाँ पे आ रहे हैं, अगेन थोड़ा ये रिकमेंडेशन भी रहेगा मेरा कि आप जैंगो का एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद ही जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में आए ताकि चीज़ें आपको स्मूथली समझ में आए। हालांकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँ ताकि आपको दोबारा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको लाइफ टाइम के लिए चीज़ें याद रहें। हाँ, जिसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्विकली अपने इस हमने क्या किया अभी, हमने एक ऐप रन किया था राइट, रेट ऐप। हमारा रेट ऐप कहाँ चला गया, आई थिंक ये क्रिएट नहीं हुआ है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ वापस से। हाँ, ये क्रिएट नहीं हुआ है या फिर शायद वो फोल्डर के बाहर क्रिएट हो गया है। माय बैड, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। तो एनीवेज सॉरी, मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे। हमने हम जो है वो DRF फोल्डर के बाहर चले गए थे। DRF फोल्डर के बाहर चले गए थे, हम वापस से DRF के अंदर जाते हैं और ये हमारा अभी का प्रोजेक्ट है मूवी लवर DRF। इसके अंदर हम अपना ऐप बनाएंगे, जैंगो एडमिन स्टार्ट ऐप रेट ऐप करके जो है ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, सॉरी ऐप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये रेट ऐप यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिलहाल के लिए इससे पहले जो अभी लास्ट के 10 सेकंड में हुआ वो उसको आप प्लीज़ स्किप कीजिए क्योंकि हमने गलती से दूसरे फोल्डर में वो ऐप जो है वो बना दिया है। आई नो वो कहीं और पे रिफ्लेक्ट हुआ है, उसको हम ठीक करते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी मैं आपको अगर समराइज करूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर रेट अंडरस्कोर ऐप करके हमारा एक ऐप हमने बनाया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, रेट ऐप के अंदर मॉडल्स में एक अपना डेटाबेस क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास मूवी। अगेन ये सेम ही है जो हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, ये देखिए ये मॉडल्स क्या है, मॉडल्स हमारा एक पैकेज है। पैकेज के अंदर हम इसको इसमें से मॉडल क्लास को इंपोर्ट इनहेरिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक फील्ड बना लेंगे जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और यहाँ पे हम सेट कर देंगे अपना मैक्स लेंथ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको 100 कर देता हूँ। अब मैं एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन
मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, इसका भी मैं एक मैक्स सेट कर देता हूँ जो कि है 200, ठीक है। और एक मैं इसका एक बुलियन फील्ड ले लेता हूँ एक्टिव करके, मॉडल डॉट बुलियन फील्ड, ठीक है। ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट का। इसके लिए हम str फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा सेल्फ, रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड, हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम अपने व्यूज को रेडी करेंगे। फिलहाल हम एक व्यू बना के देखते हैं, डेफ गेट मूवीज। यहाँ पे क्या होगा, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और हम यहाँ पे अपना क्वेरी सेट लिख रहे हैं। लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूवी को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रेट अंडरस्कोर ऐप डॉट मॉडल इंपोर्ट मूवी। अभी हम अपना क्वेरी सेट लिखते हैं यहाँ पे, मूवी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ये क्या करेगा, हमारे जो भी डेटाबेस में वैल्यू है उसको ला करके दे देगा। अगेन हम क्योंकि यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स यूज करने वाले हैं, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है इसका कि जेसन और एचटीटीपी में क्या फर्क है, बट फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ जैंगो डॉट एचटीटीपी इंपोर्ट। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंपोर्ट जेसन, ठीक है। एचटीटीपी भी कर सकते हैं, पर हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसके लिए आपको सेशन 2 देखना पड़ेगा। वैसे जेसन रिस्पॉन्स जो है ये हमारा पाइथन का डिक्शनरी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हमको मूवीज जो है ये अभी एक क्वेरी सेट है, इसको हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल टू एक डिक्शनरी हम बनाएंगे जिसमें की जो है ये मैं एक डेटा रख लेता हूँ, और क्योंकि ये एक जेसन है इसको मुझे सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये हमारा डेटा बन के रेडी है जिसको मैं जेसन के अंदर भेजूंगा। ये अगर आपको समझ नहीं आया है या थोड़ा फास्ट हुआ है तो आप प्लीज सेशन 2 जो है वो आप जरूर देखिए, तो आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फोल्डर लेवल पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है उस लेवल पे जाके जो हमारा urls.py है, प्रोजेक्ट का जो मेन url.py, यहाँ पे हम अपने urls को सेटिंग करेंगे, ठीक है। इंक्लूड यहाँ पे पाथ मैं क्या बोलूँगा कि अगर कोई आता है ब्राउजर पे और वो API करके टाइप करता है तो उसको तुम क्या करो, उसको तुम भेज दो मेरे रेट ऐप, रेट ऐप के URLs में, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, रेट ऐप के अंदर एक urls.py फाइल क्रिएट करेंगे, urls.py फाइल हम क्रिएट करेंगे। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंटेंट को जो है वो कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे क्विकली मुझे पता है ये हम चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहे हैं, अगर आपने सेशन 2 में ये वीडियो देखा है, आ, पर मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें एक एक चीज़ें जैसे क्लियर हो, इसीलिए मैं ये वापस से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि जेंको रेस्ट फ्रेमवर्क हमारी लाइफ को कैसे इजी बनाता है। ओके, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने व्यू को कॉल करेंगे। अगर किसी ने एपीआई करके सर्च किया है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रेट अंडरस्कोर ऐप इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करेंगे हम, व्यूज को, राइट। और यहाँ पे हम अगर किसी ने एपीआई के बाद मूवीज डाला तो व्यूज नहीं, व्यूज रेट ऐप डॉट, अच्छा मैंने यहाँ पे डबल क्या लिख लिया, रेट ऐप ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट क्या करूँगा, मैं गेट मूवीज को इंपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे गेट मूवी जो है, गेट मूवी को मैं कॉल करूँगा अगर किसी ने एपीआई में, किसी ने ब्राउजर पे एपीआई और उसके बाद मूवीज करके सर्च किया, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल व्यूज एंड मॉडल बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम क्विकली जाएंगे अपने सेटिंग्स डॉट पी में
और यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर अपने जैंगो को बोलेंगे कि भाई हमने ना एक ऐप बनाया है इस नाम से, इसको तुम हैंडल कर लेना, ठीक है, इसको भूल मत जाना। इसलिए हमने यहाँ पे रेट अंडरस्कोर ऐप यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमें अपने मॉडल को भी तो रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। मॉडल को रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ऐप है, ऐप के अंदर आपको पता होगा एडमिन डॉट पी वाई फाइल के, ये पी वाई फाइल एक होती है जिसके अंदर हमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को पास करेंगे। उससे पहले हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, रेट ऐप डॉट मॉडल इंपोर्ट मूवी, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मूवी को इंपोर्ट कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अब हमारा जो है ये प्रोजेक्ट लगभग सेटअप हो चुका है। अब हम अपने मैनेज डॉट पी वाई के हेल्प से क्या करेंगे, पहले इस प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर लेंगे हम, इसमें जो भी हमने बनाया है। तो मेक माइग्रेशंस, ओके। तो क्या होगा कि हमारा जो भी डिफॉल्ट टेबल्स है वो रेडी हो जाएगा, उसका माइग्रेशन फाइल, और उसके अलावा हमारा ये फाइल भी रेडी हो जाएगा जो हमने मॉडल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, माइग्रेट कर लेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइग्रेशन के अंदर एक माइग्रेट फाइल रेडी हो गया है और ये अब माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये माइग्रेशन अप्लाई हो रहा है। अभी तक हमने अपना कोई सुपर यूजर नहीं बनाया है और हमारे डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। ये अब हम सुपर यूजर एक बना लेते हैं एडमिन के लिए। अगर आप देखो हम यहाँ पे SQL लाइट यूज कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसको यूजर नेम दे देता हूँ @gmail.com। पासवर्ड आएगा हमारा, एक छोटा सा पासवर्ड दे देता हूँ, 1 2 3 4, ओके, और इस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सुपर यूजर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको मैं अपनी डेटाबेस फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे बन के रेडी है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, एक्सटेंशन, अपने लास्ट सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा जो डेटाबेस है इसमें काफ़ी सारे टेबल्स बन के रेडी हो गए, जिसमें हमारा एक टेबल ये भी है, रेट ऐप अंडरस्कोर मूवी करके। ये सब कुछ हम सेशन 2 में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने पाइथन अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी रन हो रहा है। तो यहाँ तक जो थी ये हमने ऑलरेडी सेशन 2 में किया है, ओके। अब मैं इसके अंदर जैंगो फ्रेमवर्क के चेंजेस लाना स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ परफेक्टली चल रहा है या नहीं। और हम एक दो एंट्रीज भी कर लेंगे अपने डेटाबेस के अंदर एडमिन साइड से, ओके। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 8000 करके कोई एपीआई नहीं है। तो हमने क्या बनाया था, एपीआई, और उसके अंदर मूवीज बनाया था, राइट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, डेटा जो है ये ब्लैंक है। तो हमें एक डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। मैं जाता हूँ एडमिन सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हमने दिया था एडमिन, पासवर्ड से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, आपको जो भी टेबल हमने क्रिएट किया था मॉडल के अंदर, वो टेबल आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। हमारे केस में जो है ये मूवीज मूवीज करके हमारा टेबल था। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके ठीक है, थोड़ा सा लेट है, ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन ओपन हो चुका है, एडमिन डैशबोर्ड। ये देखिए हमारे मूवीज टेबल यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, हम कुछ मूवीज ऐड कर देते हैं। हम ले लेते हैं सेम मूवी जो हमने लास्ट टाइम लिया था, ओके, ये एक्टिव है। सेव एंड ऐड अनदर, एक और हम मूवी ले लेते हैं, हिस्ट्री ड्रामा, इसको भी हम एक्टिव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब हमारे पास ये देखिए दो एंट्रीज आ चुकी है। अभी अगर मैं आपको
हमारे एपीआई को हिट करूं और देखिए ये हमारा ओके, ये क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मूवी इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। इसको हम क्विकली फिक्स करते हैं। ये एरर हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, views डॉट पी वाई में जाएंगे और इसको हम क्विकली फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसको वैल्यूज हमें चाहिए, राइट, तो हमने इसको यहाँ पे वैल्यूज पास करना पड़ेगा। और अब अगर हम रन करने के बाद यहाँ पे चलते हैं तो ये देखिए हमारा जो डेटा है ये आ चुका है, राइट। ये हमें हमारा डेटाबेस में जो भी डेटा था ये दिख रहा है। ओके, यहाँ तक जो था ये पूरा जैंगो था। अब हमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन यहाँ से करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये एक थर्ड पार्टी ऐप है। इसका इंस्टॉलेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको एक इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैंगो के साथ जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं आता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्विकली चलते हैं यहाँ पे और हम अपने टर्मिनल में इस कमांड को रन करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैंगो का जो मेन पर्पस था ये था कि उससे हम वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, एचटीटीपी पेजेस को रेंडर करा सकते हैं, वो कंटेंट भेज सकते हैं सर्वर से क्लाइंट पे और रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें एपीआई वगैरह बनाना है, इसको एक अलग फीचर की तरह अलग अलग टीम द्वारा बनाया गया है। इसीलिए जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये जैंगो के साथ नहीं आता है, हमें अलग से सेटअप करना पड़ता है। तो ये अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम अपने ऐप को रजिस्टर करते हैं इंस्टॉल्ड ऐप में, वैसे हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम ये एक ऐप है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। हालांकि ये डेवलप किया गया है रेस्ट फ्रेमवर्क की टीम के द्वारा, पर इसको मेंशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ऐप में से नहीं है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और ये अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है। ठीक है, इसको हम होने देते हैं। तो ये जो है ये हमारा Django REST फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में हम चलते हैं अपने व्यूज पे। ठीक है, व्यूज से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा व्यूज का पेज है। आई मीन Django REST फ्रेमवर्क जो है, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वैसे भी किसी चीज के में कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट है, तो आप सीधा आकर के Django REST फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन को रिफर कर सकते हो। काफी फ्रेंडली तरीके से इस चीज को, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लास बेस्ड व्यू है और एक फंक्शन बेस्ड व्यू है। अगर आपने जेंगो में इसे पढ़ा रहेगा कि हमारे पास दो तरीके के व्यूज होते हैं, एक क्लास बेस्ड और एक फंक्शन बेस्ड। तो फिलहाल हम एक बार चलते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली किस तरीके के व्यूज होते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास Django में एक व्यू क्लास होता है, अगर आप लोगों को पता हो। ठीक है, अगर आपने Django पढ़ा है, इस व्यू क्लास का यूज करके एक और सब क्लास बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं एपीआई व्यू। ठीक है, तो इस क्लास से इनहेरिट होकर के ये जो है ये एपीआई व्यू बनाया गया है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ओके। अभी इसके अलावा हमारे पास एक और व्यू है जिसको हम बोलते हैं, ये मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और जो है एपीआई अंडरस्कोर व्यू। इस व्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम कोई फंक्शन बेस्ड व्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे फंक्शन बेस्ड व्यू के लिए यूज होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करता हूँ, फंक्शन बेस्ड व्यू, फंक्शन बेस्ड व्यू के लिए हम @ डेकोरेटर का यूज करते हैं। एपीआई व्यू, ये जो व्यू है इस डेकोरेटर का यूज करते हैं। तो ये एक डेकोरेटर है, ठीक है, जिसको हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू में या उसके ऊपर यूज करते हैं।
ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, एपीआई व्यू, इसको हम लोग क्लास बेस्ड व्यू के लिए यूज करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे व्यूज होते हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे चीजों को जब करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये जो दो व्यू है ये क्यों है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। अब इन दो व्यूज बनाने की जरूरत क्या थी, ठीक है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे कि हमें एपीआई व्यू जब हमारे पास था तो ए, हमने क्लास बेस्ड वाला एपीआई व्यू क्यों बनाया। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में चलते हैं। ये जो हमने कोड लिखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को डेकोरेटर से हम डेकोरेट करेंगे, जो कि है हमारा एपीआई अंडरस्कोर व्यू, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू है। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट एपीआई व्यू, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से चीजों को देखिएगा, नहीं तो यहाँ से जो है लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक फंक्शन बेस्ड व्यू है, इसीलिए हम यहाँ पे एपीआई व्यू इस डेकोरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। और इसके ऊपर हमने ये लगा दिया है। अब क्या होता है, एपीआई व्यू क्या करता है, ये जो एपीआई व्यू है ये हमारे ये ये हमारे नॉर्मल जो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जैंगो का जो व्यू फंक्शन है, ठीक है, जैंगो जैंगो के जो व्यूज है क्लास बेस्ड फंक्शन बेस्ड व्यू, ठीक है, फंक्शन बेस्ड व्यू, उसको ये कन्वर्ट कर देता है एपीआई फंक्शन में, या फिर इसको ऐसे बोलिए एपीआई बेस्ड फंक्शन व्यू में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई अंडरस्कोर व्यू इसका इस्तेमाल करके हम इस फंक्शन से एपीआई वाले जो भी जेसन डेटा होते हैं उसको हम भेज सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम पहले भी भेज पा रहे थे, लेकिन इस अब जो ये है ये फंक्शन बेस्ड व्यू जो है इसको हमने प्रॉपरली कन्वर्ट कर दिया है एपीआई एपीआई व्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्विकली हमारे रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर एक रिस्पॉन्स करके क्लास होती है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जो हम पहले यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, अब हम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सॉरी, यहाँ पे रिस्पॉन्स है, हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे भी डेकोरेटर है, डेकोरेटर्स, ओके। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है। तब क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और उसको एक बार रन करके देखते हैं। क्या हमारा सर्वर रन है, नहीं, इसको रनिंग स्टेट में लाते हैं। ठीक है, ये हमने अपना सर्वर को रन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा सर्वर जो है ये रन हो गया। अब हम अपने ब्राउजर पे जाके जैसे ही हम हिट करते ये देखिए हमें जो पहले डेटा आ रहा था, ठीक है, इस एपीआई के थ्रू जो जेसन डेटा आ रहा था, ये देखिए अभी इसमें कितनी सारी चीजें ऐड हो गई, ओके। तो ये जो मैं आपको शुरुआत में सेशन, हमारा जो सेशन वन था या वन में हमने जो डिस्कस किया था कि जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है हमें एक ब्राउजेबल एपीआई प्रोवाइड करता है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ से हम अलग अलग फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, पेजिनेशंस भी दे सकते हैं,
तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक बार मैं आपको समराइज करता हूँ कि हमारा ये जो फंक्शन है ये पहले एक फंक्शन बेस्ड व्यू था। इस पे हमने रेस्ट फ्रेमवर्क का एपीआई अंडरस्कोर व्यू डेकोरेटर लगाया और ये रिस्पॉन्स जो है ये पास किया। तो फिर हमारा जो ये नॉर्मल फंक्शन बेस्ड व्यू था ये अब एपीआई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। ये अभी हम सिर्फ इसके इसमें ही इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अभी हमने क्लास बेस्ड व्यू नहीं स्टार्ट किया। ओके, ये हम आगे जाकर के सीखेंगे क्योंकि अभी एपीआई व्यू में कुछ और भी चीजें जिसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। अब अगर आपको याद है कि हमने मेथड्स के बारे में बात किया था यहाँ पे, अगर हम हमारे सेशन 1 में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एपीआई में एक कंपोनेंट था हमारा मेथड्स। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग तरीके के एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, तो एक क्रड ऑपरेशन के लिए जो हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रड, जिसमें जिसमें सी जो है ये क्रिएट होता है। सी का मतलब होता है क्रिएट, आर होता है रीड, यू होता है अपडेट और डी होता है डिलीट। ठीक है, तो जब हम ये अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हम अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं। ओके, तो अभी जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया ये क्या था, हम डेटा को रीड कर रहे थे हमारे डेटाबेस से। तो ये एक गेट ऑपरेशन था। ठीक है, तो सी में, क्रड में जो है, इसमें गेट ऑपरेशन होता है, गेट। इसके बाद जब हम कुछ, सॉरी, माय बैड, जब हम रीड करते हैं आर में, इसमें जो है ये गेट ऑपरेशन होता है। इसके बाद जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो इसमें जो है ये एक पोस्ट ऑपरेशन होता है। जब हमारे डेटाबेस में जो डेटा है उसको हम अपडेट करते हैं तो ये एक पुट मेथड होता है। और जब हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं तो ये एक डिलीट मेथड होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने रीड किया है तो ये एक रीड ऑपरेशन है। तो जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू, हमें वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। हमारे इस डेकोरेटर के अंदर एक लिस्ट में हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये हमारा जो फंक्शन है ये किस तरीके के मेथड को हैंडल करेगा। ये गेट को हैंडल करेगा, पोस्ट को हैंडल करेगा, पुट को हैंडल करेगा या डिलीट को हैंडल करेगा। अगर ये मल्टीपल ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है तो इस लिस्ट के अंदर हम 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे कि हम एक पाइथन के नॉर्मल लिस्ट में देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम अलग अलग मेथड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमने इससे पहले तो कोई मेथड नहीं दिया था, फिर भी हमारा कोड चल गया। तो कोई बता सकता है कि ये हमारा कोड क्यों चला? हाँ, मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्यों चला। ठीक है, तो ये इसलिए चला क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं देते तो ये एक गेट टाइप का मेथड को हैंडल करता है। ठीक है, गेट ऑपरेशन हम इस पे कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट मेथड होता है एपीआई अंडरस्कोर व्यू के साथ, इसलिए ये हमारा फंक्शन चल गया और हमें रिस्पॉन्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी मेथड के अंदर इसी मेथड के अंदर हम एक और ऑपरेशन को हैंडल करेंगे जिसका नाम होगा पोस्ट। ठीक है, हम डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ये किस तरीके का मेथड है। ठीक है, जो हमें यूआई से आ रहा है ये हम कैसे जान सकते हैं? तो ये सारा डिटेल्स जो है ना ये इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार प्रिंट करता हूँ ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, तो अभी आपको देखने मिलेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या है। मैं एक यहाँ पे आइडेंटिफायर डाल देता हूँ, माई रिक्वेस्ट। हम चलते हैं यहाँ पे और एक बार फिर से अपने एपीआई को हिट करते हैं।
लगता है हमारा सर्वर जो है ये बंद हो गया। एक बार इसको हम चेक करते हैं। ओके, ये रीलोड हो रहा है। ठीक है, ये रीलोड हो गया और ये यहाँ पे हमारा ब्राउजर जो है ये लोड कर दिया डेटा। अब यहाँ पे देखिए माय रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, रेस्ट फ्रेमवर्क, क्योंकि ये रेस्ट फ्रेमवर्क हम यूज करें। डॉट रिक्वेस्ट ये क्या मेथड है, यहाँ पे गेट मेथड। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड लिखते हैं, ठीक है, मेथड, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। हाँ सॉरी, हमने गलत जगह पे लिखा है इसको, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट में। ठीक है, इसको हम एक बार रीलोड करते हैं और ये देखिए अभी क्या आ गया यहाँ पे। ये जो है मेथड, ये एक गेट मेथड है। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे, ये देखिए जब मैं इस डेकोरेटर के अंदर सिर्फ गेट लिखता हूँ, तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे अभी रीलोड हो रहा है, एक सेकेंड रीलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से ये डिटेल्स क्या है। ओके, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार हिट करता हूँ। ठीक है, एक और चीज जो देखने वाली है कि इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे, तो अभी फिलहाल हमारे पास ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हमें डेटा मिल रहा है। यहाँ पे एक गेट है और ये ऑप्शंस का एक बटन है, और इसके अलावा जब हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट, सिर्फ जेसन और एपीआई दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे ही यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, जैसे ही हमने पोस्ट लिखा और अपने सर्वर को रीलोड किया, अब देखिए क्या चेंजेस आएगा हमारे यूआई पे। ओके, ये रीलोड हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने यूआई पे, इसको मैं रीलोड करता हूँ और ये देखिए अभी जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अभी भी ये सेम है। लेकिन जब हम इसको जैसे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए हमें यहाँ पे एक और फील्ड दिख रहा है, एक और सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे हम डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, ये पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि अब डेटा जो है ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने इंसर्ट का कोई भी लॉजिक लिखा नहीं है, तो जब हम ये इंसर्ट करेंगे तो ये एरर आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इंसर्ट का लॉजिक लिखेंगे। लेकिन हम लॉजिक लिखने से पहले हम इसको चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है, मेथड इज इक्वल टू गेट, अगर ये गेट मेथड है तो क्या करो कि इस चीज को रन कर दो इसके अंदर जाकर। लेकिन एल्स इफ एल्स इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है इज इक्वल टू पोस्ट मेथड है, तब तुम क्या करो, तुम यहां पे आ, आई विल इंसर्ट द डेटा। ठीक है, इसको मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ या फिर रहने देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा जो है ये लेते हैं और इसको यहाँ पे डालते हैं और इसको हम पोस्ट करके ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने पोस्ट किया, ये देखिए, और अब हम चलते हैं ब्राउजर पे। अगर मैं आपको यहाँ पे चलूँ, ये देखिए ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये आ चुका है कि आई विल इंसर्ट द डेटा। ठीक है, तो अब ये जो है ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, अब ये पोस्ट के अंदर जा रहा है। अब हम यहाँ पे अपने इंसर्ट का लॉजिक लिखेंगे। ओके, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपने इंसर्ट का लॉजिक। तो अब डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे रिक्वेस्ट के अंदर मेथड्स सारे अवेलेबल है, वैसे ही रिक्वेस्ट के अंदर सारा डेटा भी अवेलेबल रहता है जो हम फ्रंट एंड से सर्वर की ओर भेजते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाऊं रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ओके, तो अभी आप देखिए क्या आता है इसका आउटपुट। सर्वर हम रन करते हैं एक बार, ये रीलोड हो रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ से ये डेटा को वापस भेजता हूँ, इस डेटा को, पर पीछे चलते हैं।
जैंगो एपीआई मूवीज, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखिए, जब मैं पोस्ट करता हूँ यहाँ पे तो एरर आ रहा है, लेकिन जब आप जैंगो फ्रेमवर्क में देखेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा दिखेगा। ये देखिए, ये डेटा दिख रहा है आपको, जो हमने भेजा था फ्रंट एंड से, वो रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर सारा स्टोर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट एंड का जो भी डेटा है उसको हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पे इस डेटा के अंदर, ठीक है। या फिर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ क्लाइंट, क्लाइंट डेटा, ठीक है। क्लाइंट ने ये डेटा हमें भेजा है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हर एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम उठा लेंगे। मतलब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और एक्टिव है, राइट। तो मैं नेम के अंदर एक, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट गेट एक फंक्शन होता है जो कि हमें जो भी डेटा उसके अंदर अवेलेबल है वो हमें ला करके दे देता है, ठीक है। तो सॉरी, नॉट रिक्वेस्ट, ये क्लाइंट डेटा आएगा यहाँ, क्लाइंट डेटा डॉट गेट। हमें क्या चाहिए, नेम का डेटा चाहिए। सेम हम कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन। सेम हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे एक्टिव और उसका वैल्यू। ये हमारे पास जो डेटा है ये अभी आ चुका है इन तीनों वेरिएबल के अंदर, ओके। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो अब जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम एक बार चेक करेंगे कि इफ नेम इज, मतलब इफ नेम इज नॉट ओके इन, सॉरी माय बैड, इफ नेम और डिस्क्रिप्शन और एक्टिव, अगर हमारे पास कोई भी एक डेटा नहीं है, ठीक है, इज नन, तो हम एक एरर मैसेज शो करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, रिस्पॉन्स, और इसमें हम क्या दे देंगे, एरर मैसेज। एरर मैसेज, क्या एरर मैसेज रहेगा, मिसिंग डेटा, ठीक है। ये जो है ये हमारा मैसेज रिटर्न होगा। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या एरर आ रहा है, was not closed, दिस was not closed, ओके ठीक है। हमने यहाँ पे, ये हमारा जो है डिक्शनरी फॉर्मेट में जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में दे देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ ब्राउजर पे, हम एक एक चीज क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट कोड लिख करके बता सकता हूँ, लेकिन उससे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि हम क्यों करते हैं। लाइक हम यहाँ पे डिक्शनरी ही क्यों पास कर रहे हैं, हम ये चीजें ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा आगे जा करके। सिर्फ अभी थोड़ा देर के लिए मुझे आपको थोड़ा टाइम चाहिए और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे नेम जो है वो पास नहीं किया है, इट इज जस्ट लाइक नन, ठीक है। और अब मैं अगर इसको पोस्ट करता हूँ तो ये देखिए क्या आया यहाँ पे हमारे पास, ओके। तो ये हमने नन पास नहीं किया था इसलिए आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार वापस से इसको रीलोड करता हूँ और हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे वो डेटा ही नहीं डालेंगे। तो हम, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन और एक्टिव ये ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी इस पर हम नेम जो है वो पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिव और डिस्क्रिप्शन का वैल्यू पास करें। और जब मैं इसको हिट करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा एरर मैसेज आ गया, ये मिसिंग डेटा करके, करेक्ट। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये चल रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। इससे पहले हम नेम भी पास कर रहे थे, हालांकि वो नन था, लेकिन हम पास कर रहे थे जिसकी वजह से ये डेटा हमें नहीं दिख रहा था। मैंने इस बार सिर्फ दो ही वैल्यूज को पास किया जिसकी वजह से अब हम डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है हमें,
अगर जो हमारा डेटा वैलिड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, अगर हमारा डेटा वैलिड है तो हम एक मूवी का इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। और एक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मूवी एक वेरिएबल लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हम मूवी डॉट, अगर आपने जेंगो में ORM पढ़ा है तो आपको ये पता रहेगा, अदरवाइज आपको वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। बट ये जो हमारा क्रिएट मेथड है, ये क्या करता है, हमारे मॉडल में एक डेटा को क्रिएट कर देता है, जो भी हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डेटा पास करना पड़ेगा जिसमें नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला नाम है, ये दिस नेम, ये वाला, ये फर्स्ट नेम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारे मॉडल में जो नेम है ये इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने ये नेम जो है इसके साथ मैच किया है, और ये जो नाम है वो यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए यहाँ पे सी नेम दे देता हूँ, क्लाइंट नेम, क्लाइंट डिस्क्रिप्शन और क्लाइंट एक्टिव। अब ये जो नेम है ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि इससे आपको थोड़ा हेल्प हो रहा है, चीज़ें समझ आ रही है। हाँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो, और अगर कोई डाउट है तो भी आप हमें बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे हमारे मॉडल्स डॉट py से, डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे हमने दिया डिस्क्रिप्शन, जो भी वहाँ पे नाम है आपके केस में आपके फील्ड का, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया, ठीक है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आप चाहो तो मेरे साथ कोड भी कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप पहले चीज़ों को समझें और आप बिना देखे कोड को करें, और अगर आप कहीं फिर फंस जाते हैं फिर आप वीडियो में वापस से आए और फिर आप उसके बाद इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। सी एक्टिव, ठीक है, ये हमने सारा डेटा जो है यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हमें यहाँ पे भी रीनेम करना पड़ेगा, ये नेम को सी नेम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सी डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा और इसको सी एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर डेटा वैलिड है तो हम क्रिएट कर रहे हैं, और रिटर्न में कर रहा हूँ रिस्पॉन्स में कि भाई मैसेज, मैसेज में दे रहा हूँ भाई क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अगेन ये एक डिक्शनरी वैल्यू लेगा, ठीक है। ये अभी भी क्यों आ रहा है ऐसा, अच्छा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने सर्वर पे, सर्वर को रीलोड करते हैं, और एक हम न्यू मूवी लेते हैं यहाँ पे, कोई अच्छा सा मूवी सोचिए आप तब तक। ओके, हम आईडी पास नहीं करेंगे क्योंकि आईडी जो है ये ऑटो क्रिएट होता है जेंगो में डेटाबेस के अंदर, और हमने मॉडल में भी इस आईडी का कोई जिक्र नहीं किया है, ना कोई फील्ड बनाया है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे कोई नया दूसरा मूवी ले लेते हैं, कौन सा मूवी ले बताइए आप लोग। हम्म, यार मूवी नहीं याद आ रहा यार। हम्म, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग धूम, ठीक है। और ये एक एक्शन मूवी है, एक्शन बाइक, काफ़ी अच्छी मूवी, आई होप कि आप सबने देखी होगी, ठीक है, नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। तो अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, और जैसे ही क्रिएट करूँगा देखिए क्या होता है, ये क्रिएट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये देखिए। अच्छा, ये अभी हमें मिसिंग डेटा आ रहा है, ओके, मिसिंग डेटा तो हमने यहाँ लिखा था, राइट। ओके, यहाँ पे आ रहा है, ओके ठीक है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे इन नहीं इज होगा, आई एम सॉरी, ये लॉजिक थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वापस से एक बार इसको रीलोड करते हैं, और इसको, अच्छा हमारा सर्वर अभी चल स्टार्ट नहीं किया है हमने, ठीक है। रीलोड हो रहा है, बट इससे पहले जो अभी हमारा इंसर्ट नहीं हुआ डेटा वो यहाँ पे ही रुक गया था, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज की जगह पे इन कर दिया था, इसकी वजह से वो इशू आ रहा था। अभी हमने उसको फिक्स किया है, और हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको रीलोड करते हैं, ओके।
रीलोड करने के बाद मैं इसमें से एक डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, आईडी हटा देता हूँ। हमने क्या सोचा था, धूम। ठीक है, धूम के बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं एक्शन। एक्शन क्या दिया था हमने, और बाइक, बाइक। ठीक है, इसको जब मैं पोस्ट करता हूँ, ओके, ये अभी भी मिसिंग डेटा आ रहा है, क्यों आ रहा है? जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, लेट मी फिक्स दिस। ओके, ठीक है। तो अभी समझा मुझे, हमने यहाँ पे लॉजिक जो है ये गलत लिखा है। इफ नॉट नेम और नॉट डिस्क्रिप्शन और एक्टिव इज नन। ओके, सो तो ये अभी चलना चाहिए, आई मीन ठीक है यार, हम अपने एक दूसरे के मिस्टेक से ही सीखते हैं। कोडिंग इज लाइक दिस ओनली। ठीक है, जब तक मिस्टेक नहीं होगा तब तक हम सीखेंगे नहीं। आई होप कि आप लोग भी मिस्टेक करते रहोगे और सीखते रहोगे उससे। तो हमने यहाँ पे जो है लॉजिक चेंज किया है, मैंने थोड़ा सा पहले गलत कर दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एक बार हम ट्राई करते हैं यार वापस से, सेम नेम सेम डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी तो हो ही जाना चाहिए यार, क्या बोलूँ मैं। ओके, यस, हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, भाई हो गया है। अब हम एक बार चलते हैं अपने डेटाबेस में, और इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। और ये जब मैं अपने टेबल पे चलता हूँ तो ये देखिए, ये हमारी एंट्री आ चुकी है यहाँ पे, दिख रहा है आप सबको? ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझा है चीजें। तो अब मैं एक बार क्विकली ओवरव्यू देता, हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मल फंक्शन बेस्ड व्यू को एक एपीआई बेस्ड व्यू में कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने @API_view डेकोरेटर का यूज किया है, और हम ये अलग अलग मेथड्स को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कल को हम चाहे तो एक और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पुट करके हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपनी चीजों को। हालांकि हम अभी वो करेंगे, बट इसके अंदर नहीं करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे, वहां पे इन सारी चीजों को अपडेट करेंगे, पर यू कैन अपडेट हियर। ठीक है, अभी देखिए, जनरली क्या होता है कि जब आप क्रिएट करते हो कोई डेटाबेस में एंट्री, तो हम उसे वापस फ्रंट एंड पे भी शो करते हैं, राइट? कि ओके, दिस इज द डेटा विच इज क्रिएटेड एंड दिस इज योर एक्चुअल एंट्री। तो लेट्स सपोज कि मैंने अपना कोई नाम या डिटेल्स जो है क्रिएट किया, और वहां पे दिखता है कि वेलकम विशाल, या फिर वेलकम जो भी वहां पे यूजर है उसका। तो वहां पे रिस्पॉन्स में अगर वो डेटा वापस भेजना है, क्लाइंट को शो करना है कि दैट दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, तो हम कैसे भेजेंगे, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना पड़ेगा, और उसे वापस से सीरियलाइज करके फ्रंट एंड पे भेजना पड़ेगा, और फिर हम वो शो कर सकते हैं। तो एक बार हम क्विकली इसको करके ट्राई करते हैं, और आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पे एक और की ले लेता हूँ। ओके, डेटा, इस डेटा के अंदर मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पे, पर मैं ये सारी चीजें आगे जाके कनेक्ट करूंगा, और आप तब जाके आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आपको हर एक चीज समझ में आएगा कि हम आगे जाके कुछ चीजें यूज करने वाले हैं, और वो क्यों यूज करेंगे वो इससे लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो हम ये तकलीफ उठा रहे हैं इतने सारे कोड लिखने का, ये सब चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, क्यों हैंडल करेंगे, और वो सारे जो न्यू फीचर्स, ठीक है, जो Django रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसका एक्चुअल में कितना बेनिफिट होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्विकली एक की ले लेते हैं। अ, इसमें हम नेम पास कर देंगे। ठीक है, मूवी डॉट नेम। ठीक है, ये हमने ले लिया डिस्क्रिप्शन।
हमारे मूवी ऑब्जेक्ट में सब कुछ है, राइट। इसीलिए हम वहां से फिच कर पाते हैं। और एक्टिव, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको यूआई पे एक बार वापस से एंट्री करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको एक बार वापस से हिट करता हूँ और एक बार हम हमारा सर्वर लगता है नहीं चल रहा है अभी। इंडेंटेशन एरर क्या आया है ये, बस 1 सेकेंड। अच्छा, इसको हम पहले यहाँ पे पास कर देते हैं, नहीं तो ये एरर आएगा, रन नहीं होगा। ओके, अभी इसके अलावा क्या एरर आ रहा है, आई थिंक ये अभी चलना चाहिए। ठीक है, ये अभी जो है हमारा सर्वर रन हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में। इसको जैसे हम हिट करते हैं, ये देखिए अभी हम यहाँ पे 3 एंट्री आ रही है। हम क्या करेंगे, हम एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आईडी इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और मूवी का नाम डालते हैं हम, बाहुबली। क्या बाहुबली लिया है क्या, हम नहीं लिया है, बाहुबली। ठीक है, तो यार बाहुबली, ये क्या था, ड्रामा था, फुल ऑन ड्रामा, काफी पसंद आया था मुझे ये मूवी। इसको हम पोस्ट करते हैं और ये देखिए ये हमें डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्लाइंट साइड पे इस डेटा को गेट करके ये सारी चीजों को शो कर सकते हैं, राइट। पर क्या एक चीज आपने नोटिस किया कि अभी हमारे पास सिर्फ ये 3 फील्ड है और इसके लिए हमें कितना कोड लिखना पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना कोड लिखना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे भी, अगर मैं सिर्फ इस गेट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, वैल्यूज को फेच करना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही है डेटा को बाहर, मतलब क्लाइंट साइड साइड में शो करने के लिए। अगर मैं इंसर्ट की बात करूँ तो हम फिलहाल तो गेट और पोस्ट से ये सारी चीजें हैंडल कर ले रहे हैं और ये इंसर्ट भी हो जा रहा है, पर हमें उसको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, अब हम आते हैं अपने सीरियलाइजेशन के टॉपिक, ठीक है। हम वापस से व्यूज में आएंगे, पर ये इस पॉइंट पे हमारा सीरियलाइजेशन का समझना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हमारी लाइफ कैसे इजी हो जाती है जब हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब हम चलते हैं सीरियलाइजेशन, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि ये 2 तरीके के सीरियलाइजेशन होते हैं, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है जो मैं बोलूंगा कि जैंगो बोलता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर आपको समझाने के लिए, ताकि आपको चीजें याद रहे, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। सीरियलाइजेशन डॉट सीरियलाइजेशन, ठीक है। सीरियलाइजर है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। और ये जो है सीरियलाइजर है, ठीक है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर के चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो सीरियलाइजर में, सीरियलाइजर्स जो क्लासेस है, इसमें आपको 2 तरीके के इंपोर्ट्स दिखेंगे, 2 तरीके के सीरियलाइजर दिखेंगे। ये देखिए, एक सीरियलाइजर, सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर है, ठीक है। मैं यहाँ पे सीरियलाइजर्स कर देता हूँ इसको। और दूसरा जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे भी आपको दिख सकता है लेफ्ट हैंड साइड में एक मॉडल सीरियलाइजर है, मॉडल सीरियलाइजर। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ये जो है ये एक मॉडल सीरियलाइजर है, ठीक है। ये मैं आपको एनालॉजी दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइप करके मेंशन नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, पर ताकि आपको याद रहे इसीलिए मैं ये चीज़ें ऐसे समझा रहा हूँ।
ठीक है। तो ये सीरियलाइजर्स के फिलहाल दो टाइप है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जस्ट वन सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है। एक टाइप ये है और दूसरा, ताकि आपको याद रहे इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक इमेज देखने से चीजें याद रहती है। ठीक है। ये जो है, ये दो टाइप के सीरियलाइजर है। हम दोनों को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल आप ये समझिए कि ये दो तरीके के सीरियलाइजर है। अब सीरियलाइजर क्या करता है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सीरियलाइजर, जब हम कोई डेटा क्लाइंट साइड से, जो कि मेरा ये सपोज कीजिए, ये जो है ये सर्वर है, ये जो है मेरा सर्वर है, और ये जो है मेरा क्लाइंट है। ठीक है। ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइए, पर यही क्लाइंट है अब जो है। हम्म? जब ये डेटा इसको भेजता है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन दोनों के बीच में, एपीआई और यूआई के बीच में या फिर हमारे क्लाइंट के बीच में, एक जो कॉमन कम्युनिकेशन होता है वो जेसन के थ्रू होता है या एक्सएमएल के थ्रू होता है। तो उसके लिए हमें ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम सर्वर से यहाँ पे भेजते हैं डेटा, सर्वर से क्लाइंट पे, ठीक है, इसको सीरियलाइजर बोलते हैं। ठीक है। और जब हम इसको डेटा क्लाइंट से सर्वर पे भेजते हैं तो इसको डी सीरियलाइजेशन बोलते हैं। राइट। तो हमें जो डेटा यहाँ से यहाँ पे आ रहा है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट ही नहीं, जो डेटा हमें बाहर से आ रहा है सर्वर पे उसे हमें वैलिडेट भी करना पड़ता है कि भाई डेटा वैलिड है कि नहीं, कहीं इनकरेक्ट डेटा तो नहीं है, इनमें इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। राइट। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो अगर मैं अपने कोड पे जाऊं, हालांकि अभी हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख तो दिया है, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आप पहले ये चेक करोगे कि डेटाबेस में डेटा जो एंट्री हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। अगर हो गई है तब आप वहां से आप फेच करोगे और फिर आप ये डेटा शो करोगे। ठीक है। तो एक्चुअल जो मेथड है ये है कि आप एक स्टेप और वैलिडेट करते हो और फिर आप ये चीजें चेक करते हो। तो आप सोचिए कितने सारे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट। अगेन हम यहाँ पे हमने डेटा जो है वो वैलिड है या नहीं ये चेक नहीं किया है। करेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड डेटा अगर भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चलता हूँ और मैं यहाँ पे अगर एक इनवैलिड डेटा देता हूँ, मतलब मैंने आईडी दिया और बाहुबली के जगह नेम में मैंने दे दिया 1234 या फिर कोई भी एक नंबर, और यहाँ पे मैं एक और कुछ तो इनवैलिड सा डेटा दे देता हूँ। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ, और अब मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए क्या आ रहा है, हमें एरर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए। मेरा मतलब ये एरर जो है ये हमें रिजॉल्व करना चाहिए यहाँ पे। करेक्ट। हमें एक एक डेटा के एक एक फील्ड को वैलिडेट करना चाहिए, तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए। राइट। लेकिन हम वो चीजें अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहे। हाँ। पर राइट राइट स्टेप वही है, वैलिडेट करने का। लेकिन जब हम सीरियलाइजर को यूज करते हैं, ठीक है, जब हम सीरियलाइजर को यूज करते हैं तो ये सारी चीजें जो है ये सीरियलाइजर हमें खुद ब खुद करके दे देता है। मतलब सीरियलाइजर हमें डेटा वैलिडेट करता है, करेगा। सीरियलाइजर हमारा सीरियलाइजर जो है ये सीरियलाइज करेगा डेटा को। ठीक है। और डी सीरियलाइज भी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखिए, डिक्लेयरिंग सीरियलाइजर, देन वी हैव सीरियलाइजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सीरियलाइज करता है। देन डी सीरियलाइजिंग भी है हमारे पास। इसके साथ साथ जो डेटा है इसको स्टोर भी करता है ये डेटाबेस में। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके आगे काफी सारी चीजें हम हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जैसे वैलिडेशन है, ठीक है, एक्सेसिंग द इनिशियल डेटा है, पार्शियल अपडेट है, ये सब कुछ है समझेंगे। बट फिलहाल बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने
नेक्स्ट सेशन में सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजर जो क्लास है इसको हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे चीजें कि ये कैसे सीरियलाइज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का हमने सोचा था कि इसी वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, बट फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ये काफी लंबा हो गया। इसलिए हम ये जो टॉपिक है सीरियलाइजेशन, ठीक है, इसको हम आगे जा करके कवर करेंगे। फिलहाल हमने क्या क्या चीजें कवर की है इस वीडियो में, इस सेशन में, ये देख लेते हैं। हमने हमने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इंट्रो पढ़ा, सेटअप पढ़ा, टाइप्स ऑफ व्यूज पढ़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ व्यूज में भी अगेन हम जो है वो काफी इनिशियल स्टेप पे हैं, बट फिलहाल जो मेरा एक्सप्लेन करने का जो पर्पस था, जो फिलहाल पॉइंट था वो मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। और हमने एपीआई व्यू जो है ये देखा है। ठीक, तो मैं इन सारी चीज़ों को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे क्विकली। ठीक है, इसके अलावा हमने गेट के बारे में पढ़ा, हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, हालांकि जब हम सीरियलाइजर पढ़ेंगे तो इसमें हम वापस से इन सारी चीज़ों को फिर से देखेंगे। ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ें वापस से हम करेंगे। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को एपीआई व्यू में करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को क्लास बेस्ड व्यू, जो कि एपीआई व्यू है, इसमें भी हम वापस एक बार कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई है और यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है।